डियर स्टूडेंट, पिछले पीरियड में हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में पढ़ रहे थे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होती है, वर्किंग स्ट्रेसेस क्या होते हैं और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या एजम्पशंस लिए गए हैं वो हमने पढ़ लिए थे। हमने 6 एजम्पशंस पढ़े थे, जिनमें पहला था हमारा द सेक्शन प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, देयर इज परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन reinforcement and concrete. Hooke's law is valid within elastic limit and stresses are proportional to strain. All the tensile stresses are carried out by the reinforcement and none by concrete. ये हमने सारी की सारी चीज़ें पहले पढ़ ली थी। अब हमें सिंगली रेनफोर्स सेक्शन डिस्कस करना है। सिंगली रेनफोर्स सेक्शन से हमारा मतलब है ऐसा सेक्शन जिसमें केवल एक तरफ स्टील डाला गया हो, स्टील उस तरफ डाला गया हो जहां पर मुख्य रूप से टेंसाइल स्ट्रेस या टेंशन या तनन प्रतिबल आ रहे। इस तरह की बीम हमें ऐसे दिखाई देगी। ये हमारी सिंगली रेनफोर्स बीम है। सिंगली रेनफोर्स बीम में ये हमारा स्टील है। जो हमने ये ग्रीन से दिखाई है, ये लाइन हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस ऐसी एक लाइन है जिसके ऊपर ना तो टेंसाइल स्ट्रेस होंगे, ना कंप्रेसिव स्ट्रेस होंगे, ना तो वहाँ पर एक्सटेंशन होगा, ना कॉन्ट्रैक्शन होगा, ना तो वो फैलेगी, ना ही सिकुड़ेगी। वो ओरिजिनल स्टेट में बनी रहेगी। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर यहाँ पे हम मान रहे हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेस होंगे, तो नीचे टेंसाइल स्ट्रेस होंगे। स्टील उस एरिया में डाला गया है जहाँ टेंसाइल स्ट्रेस होंगे। अब हमने सारे वो चीज़ें, वो टर्म्स जो यहाँ यूज़ किए हैं उनके बारे में हम जानते हैं। जैसे बी ये विड्थ ऑफ बीम है, स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ, मैं आपको पहले इफेक्टिव डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ, इफेक्टिव कवर और टोटल कवर के बारे में पहले बता चुका हूँ। इफेक्टिव डेप्थ हमारे लिए समझना जरूरी है। ये कंप्रेशन वाले फाइबर से टेंशन वाले फाइबर के बीच के दूरी होती है। यानी अगर यहाँ पे सरिये पड़े होते तो इस सरिये के केंद्र से लेके कंप्रेशन फाइबर तक के बीच की दूरी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम कहलाती। न्यूट्रल एक्सिस की गहराई, कंप्रेशन मेंबर से न्यूट्रल एक्सिस तक की गहराई x कहलाएगी और बची हुई जो दूरी होगी, टोटल डिस्टेंस d थी, उसमें से x तो यहाँ पे निकाल दी, तो बची हुई डिस्टेंस हमारी d माइनस एक्स हो जाएगी। अब अगर हम स्ट्रेस डायग्राम देखें तो यहाँ पे अधिकतम प्रतिबल सिग्मा सीवीसी हो सकते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हिसाब से ये मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है, अधिकतम अनुमतिक प्रतिबल है। और नीचे जो स्ट्रेन होगी उस पे अधिकतम प्रतिबल सिग्मा एस टी हो सकते हैं। इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम में ऊपर स्ट्रेस सिग्मा सीवीसी होंगे और कंक्रीट के चारों ओर स्ट्रेस सिग्मा एस टी अपॉन एम होंगे। अब हमें ये देखना है कि हम न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे और बाकी क्वांटिटीज का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हमें ये सब देखना है। तो हम इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे कि हमारा वर्किंग एरिया बढ़ जाए। और अब हम देखते हैं कि हम
न्यूट्रल एक्सिस को कैसे निकालेंगे? न्यूट्रल एक्सिस को निकालने के लिए अगर हमारे पास बी, डी, एम, सिग्मा CVC और सिग्मा ST दिया गया है तो न्यूट्रल एक्सिस निकालना बड़ा आसान सा काम है। इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में, यहाँ पे एक ट्रायंगल ये है, ये एक ये है और दोनों सिमिलर हैं, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग आर्म्स का रेशो बराबर होगा। तो उस दृष्टि से सिग्मा CVC अपॉन सिग्मा ST अपॉन M इज इक्वल टू x अपॉन D माइनस एक्स होगा। इसे अगर हम हल करते हैं तो हम पाएंगे x इज इक्वल टू D अपॉन 1 प्लस सिग्मा ST ओवर M सिग्मा CVC। और ये फार्मूला हमें याद रखना है, बहुत अच्छे से नोट कर लेना है। अगली चीज हम देखते हैं, इसमें लगने वाला टोटल कंप्रेसिव फोर्स। कितना होगा? तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स हमने हमेशा पढ़ा है कि स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस कितना होंगे, देखिए स्ट्रेस टॉप पे सिग्मा CVC है, यहाँ पे सिग्मा CVC है, यहाँ पे 0 है। तो इसमें लगने वाले स्ट्रेस, अगर हमें टोटल स्ट्रेस निकालने हैं तो इनका मीन लेना पड़ेगा, इनका औसत लेना पड़ेगा। औसत कितना होगा? सिग्मा CVC प्लस 0/2। और एरिया कितना होगा? जिस एरिया पे ये वर्क करेंगे, तो इधर हम ये ग्रीन वाला एरिया देख लेते हैं। ये ग्रीन वाला एरिया, इसकी चौड़ाई b है और गहराई x है, तो ये b इंटू एक्स होगा। इस तरह से टोटल टेंसाइल स्ट्रेस b इंटू एक्स इंटू सिग्मा CVC/2 हो जाएगा। इसे हमें बहुत अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है? तो हमने दो चीजें देख ली, दो फार्मूले देख लिए। आपकी सुविधा के लिए ये फार्मूले मैं इधर नोट करते जाता हूं, जिससे कि आप लोग भूले नहीं। फोर्स C इज इक्वल टू B इंटू एक्स इंटू सिग्मा CVC/2। अब हम टोटल टेंसाइल स्ट्रेस निकालना चाहते हैं, तो फिलहाल मैं स्पेस बढ़ाने के लिए ये इतना मटेरियल यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम चाहते हैं कि टोटल टेंसाइल फोर्स कितना होगा। टोटल टेंसाइल फोर्स निकालना बड़ा आसान है, स्ट्रेस इनटू एरिया। यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रेस स्टील में आएंगे और वो कितने होंगे? सिग्मा ST। और एरिया जिसमें आएंगे वो AST होगा। तो T का मान निकालना बड़ा आसान हो गया, सिग्मा ST इंटू AST। काफी सरल सा है। अब अगर हमारी बीम साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो हमारी बीम में C और T बराबर होने चाहिए। टेंसाइल फोर्स और कॉम्प्रेसिव फोर्स दोनों बराबर होने चाहिए। तो इन्हें हम कंपेयर कर देते हैं, तो हमें मिलेगा B इंटू एक्स इंटू सिग्मा CVC/2 इज इक्वल टू
सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। ये फार्मूला हमारे काफ़ी काम आएगा जब कभी भी हमें एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना होगा बैलेंस सेक्शन के लिए, तो हम बड़े आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। B इंटू एक्स इंटू सिग्मा सी बी सी अपॉन 2 सिग्मा एस टी। इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो हमने फार्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है हमने T इज इक्वल टू ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी। यहाँ तक हमने 3 बेसिक चीज़ों को पढ़ लिया। यहाँ तक हमने 3 बेसिक चीज़ों को पढ़ लिया है। अब चौथी चीज़ हमें पढ़नी है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। फोर्स C इस तरफ लग रहा है, वैल्यू कितनी है जितनी अभी हमने कैलकुलेट की। ये फोर्स T इस तरह से लग रहा है कंप्रेशन के अगेंस्ट, और ये इसकी वैल्यू इतनी है। जब ये 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस बीम पे लगेंगे तो एक कपल, एक बल युग्म बना देंगे। ये बल युग्म इस बीम को रोटेट करेगा, इस बीम को घुमाने की चेष्टा करेगा। लेकिन हमारी बीम साम्य अवस्था में है, रुकी हुई है। इसका मतलब है कि इस मोमेंट के अगेंस्ट कोई एक और मोमेंट लग रहा है जो इसे इस तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहा है, और उसका मान ही हमें निकालना है। वही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। तो बेटे एम आर या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, जब भी हमें मोमेंट निकालना होता है तो सिंपल सा फार्मूला हमने पहले पढ़ा है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। थोड़ा सा सरल कर दिया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। बल और बलों के बीच की लंबवत दूरी से हमें आघूर्ण मिल जाता है। तो एम आर का फार्मूला अब क्या हो जाएगा, एम आर इज इक्वल टू सी, और बलों के बीच में दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी को हमने क्या नाम दिया है, जेड, लीवर आर्म। तो हम यहां लिख देते हैं सी जेड। ये किस चीज के बराबर होगा, टी इंटू जेड के। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। हम जरा देखते हैं कि z का मान कितना होगा। z यहां से यहां तक की दूरी है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस थी d। इस त्रिभुज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र होगा x/3 पर, तो हम उतना घटा देते हैं, तो लीवर आर्म जेड का मान इतना होगा। तो अब मान रख देते हैं, एम आर इज इक्वल टू बी इंटू एक्स इंटू सिग्मा सी बी सी बाई 2। देखिए यहाँ से ये मान पूरा उठा के यहाँ लिख दिया, और z की क्या जगह क्या लिखेंगे, d माइनस एक्स बाई 3। ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का एक फार्मूला हो जाएगा कंप्रेशन साइड से। अगर टेंशन साइड से हम इसे लिखें तो ये होगा ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई 3। ये दोनों फार्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ये दोनों फार्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो अब हमारे पास कुल 5 फार्मूले हो गए जो आपको याद रखने हैं। अब इसमें आखिरी, एक्चुअली प्रैक्टिकली जब भी हम बीम बनाते हैं, बीम में जितना स्टील जरूरी होता है हम हमेशा उतना स्टील उपयोग नहीं कर पाते। हमारे स्टील की क्वांटिटी या तो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है या थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए जो हमारी ये न्यूट्रल एक्सिस है वो यहाँ ना रह के कभी ऊपर चली जाती है और कभी नीचे आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करनी हो तो हम एक बड़ा सरल सा फार्मूला का उपयोग करते हैं। हम सभी एरिया का मोमेंट ले लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस के सापेक्ष, और
उनको कंपेयर कर देते हैं। टेंशन में जितना एरिया, जितना मोमेंट ऑफ एरिया होगा उतना ही टेंशन में मोमेंट ऑफ एरिया होगा। तो इसे देखते हैं, यहाँ पे एरिया कितना है, B इंटू एक्स, और इस एरिया की CG कितनी होगी, XY2 पर। यहाँ पे एरिया कितना है, AST, लेकिन ये एरिया स्टील का है और ये एरिया कंक्रीट का था, हम इनकी तुलना नहीं कर सकते, इसलिए इसे भी कंक्रीट के एरिया में बदल देते हैं। हम मॉड्यूलर रेशो से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी वो आप लोगों को पहले से लिखी हुई है, D माइनस एक्स। ये वाला फार्मूला, इससे जब भी हम कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे ये एक वर्ग समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और इसे जब भी हम हल करेंगे तो हमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आज हमने ये सारी चीजें देख ली, जिसमें हमने देखा कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस या बैलेंस सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस कैसे कैलकुलेट करेंगे, टेंसाइल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके।